नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड। मैं हूं आपके साथ अर्पिता सिंह और आई की नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। मंत्री शेखावत ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, 4 साल का जश्न मनाने वालों को 5वें साल में मातम मनाने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। 1971 की लड़ाई में अपनी बहादुरी का परिचय देने वाले नायक भैरव सिंह ने जोधपुर के एम्स हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली। भूंगरा गैस हादसे में सरकार द्वारा मृतकों के परिवारों को 17 लाख आर्थिक सहायता एवं संविदा पर नौकरी देने की गई घोषणा। सांगरिया औद्योगिक क्षेत्र में केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। और अब खबरें विस्तार से। जोधपुर के शेरगढ़ के भूंगरा गांव में हुए गैस हादसे के बाद पीड़ित परिवारों को विशेष आर्थिक सहायता पैकेज देने की मांग को लेकर रविवार को सर्व समाज की ओर से महात्मा गांधी हॉस्पिटल मोर्चरी से जिला कलेक्टर कार्यालय तक आक्रोश रैली निकाली गई। वहीं रैली के बाद संभागीय आयुक्त कार्यालय में प्रतिनिधि मंडल की वार्ता हुई, जिसमें समाज के प्रतिनिधि मौके पर ही सभी मांगे मानने पर अड़ गए और प्रतिनिधि मंडल के कार्यालय में धरना शुरू कर दिया, जबकि अन्य लोग कलेक्टर कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे रहे। धरने में जोधपुर सहित आसपास के जिलों से बड़ी संख्या में युवा और ग्रामीण पहुंचे। पूरे दिन में चली लंबे दौर की वार्ता के बाद आखिरकार रात को 9 बजे प्रशासन और समाज के लोगों के बीच सहमति बनी। शेरगढ़ पूर्व विधायक बाबू सिंह ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए बताया कि प्रशासन से चली लगातार वार्ता के बाद इस बात पर सहमति बनी कि गैस हादसे में मृतकों के परिवारों को 17 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। साथ ही हादसे में प्रभावित सभी परिवार के एक सदस्य को संविदा पर नौकरी भी दी जाएगी। वहीं प्रशासन के साथ बनी सहमति के बाद राजपूत समाज द्वारा महात्मा गांधी अस्पताल मोर्चरी में रखे हुए शव को भी उठा लिया गया, जिनका आज सुबह अंतिम संस्कार किया गया। भूंगरा गैस त्रासदी को लेकर जो सर्व समाज रैली की जो घोषणा की गई थी, उसके चलते आज यहां पर सुबह से जिला कलेक्ट्रेट का घेराव किया गया था और महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्चरी से कलेक्टर तक रैली का आयोजन किया गया था, जिसमें सुबह से लेकर अभी तक जो सर्व समाज और राजपूत समाज का एक बड़ा तबका यहां पर अपनी मांगों को मनवाने के लिए बैठा था और जिला प्रशासन के साथ लगातार उनकी बातचीत चल रही थी। तो करीब 12 घंटों बाद बातचीत पर सहमति बनी है और इस बात पर सहमति बनी है, मुख्यमंत्री गहलोत से भी बातचीत हुई है और उसके बाद नतीजा इस बात पर निकला है कि जो मृतक है उनके परिजनों को 17 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही साथ सभी परिवार के एक सदस्य को जो संविदा पर नौकरी है वो भी दी जाएगी। उसके अलावा मुख्यमंत्री ने एक और प्रस्ताव रखा है। यहां पर जो राजपूत समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे थे जो दिग्गज नेता है जो पुष्पेंद्र सिंह और बाबू सिंह और उमेश सिंह, उनको भी उन्होंने अलवर बुलाया और साथ ही साथ यह भी कहा है कि मुख्यमंत्री सहायता कोष से और भी जो बेहतर पैकेज हो सकता है वो उनको उपलब्ध करवाया जाएगा। तो मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले में संवेदनशीलता दिखाते हुए यहां पर राहत पैकेज की घोषणा की है और उसके साथ जो राजपूत समाज और सर्व समाज जो यहां पर एकत्रित हो रखे थे सुबह से, उनकी जो रैली है, उनका जो धरना था, वो अब यहां पर समाप्त हो रहा है। सहयोगी देव के साथ आशीष पुरोहित, द न्यूज बर्ड, जोधपुर। में पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए पूरे राजस्थान में विशेष करके मारवाड़ से बहुत बड़ी संख्या में लोग आए हैं और इनकी मांग को देखते हुए आज दिन भर रैली के बाद प्रशासन के साथ चर्चाएं होती रही, वार्ता चलती रही। वार्ता में जो कल तय हुआ था कि प्रत्येक मृतक को प्रशासन की ओर से 17 लाख रुपए दिए जाएंगे, वो 17 लाख रुपए और सभी को जितने भी 25-26 परिवार हैं और जो इसमें घायल हुए हैं, मृत हुए हैं, मृतक के आश्रितों को जो घायल हैं उन सबको संविदा से नौकरी दी जाए। तो जिला प्रशासन ने इसके लिए संविदा पे नौकरी के लिए यहाँ से प्रस्ताव मुख्यमंत्री जी को भेजा है। उसके बाद आगे चलकर स्वयं मुख्यमंत्री जी का हमारे पास फ़ोन आया और फ़ोन पे पूर्व मंत्री पुष्पेंद्र सिंह जी और मेरी दोनों की मुख्यमंत्री से बात हुई। वो अलवर हैं और उन्होंने कहा कि मैं हमेशा जोधपुर के लिए, राजस्थान के लिए संवेदनशील हूँ, सहृदय से मैंने हमेशा मदद करी है। जब मुझे इस हादसे की पता लगी तो मैं पहले दिन ही गांधी अस्पताल आया था और आकर के सभी मरीजों को देखा है। देखने के बाद सारी समुचित व्यवस्थाएं कराई है और भी आगे भी उनकी मदद करने के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। आप दोनों, पुष्पेंद्र जी और आप अलवर आ जाओ और मैं आपसे चर्चा करने के बाद मुख्यमंत्री सहायता कोष में भी बजट बढ़ाऊंगा, सबको संविदा के लिए नौकरी का आदेश निकालूंगा और क्या बेस्ट हो सकता है। आप दोनों से बात करने के बाद अपन फैसला लेंगे। मुझे विश्वास है, मुझे भरोसा है कि जब राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने हमें ये भरोसा दिलाया है तो जरूर वो और इसमें पैकेज बढ़ाएंगे। यही मैं उनको धन्यवाद दूंगा और आम जनता को भी जो इतनी बड़ी संख्या में पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए पधारे
उनको भी मैं बहुत से हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। नहीं तो आप कल आपने बताया कि 17 लाख देने के लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रदेश के कांग्रेस सरकार के 4 वर्ष पूर्ण होने पर मनाए गए जश्न पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि भोंगरा में चिंता की आग ठंडी नहीं हुई है, लेकिन सरकार जश्न मना रही है। शेखावत ने कहा कि जश्न के दौरान अल्बर्ट हॉल में जिस तरह के डांस हो रहे हैं उससे राजस्थान शर्मसार हो रहा है। कालाबाजारी के अर्जित धन से यह जश्न मनाया जा रहा है। सरकार को 5वें साल में मातम मनाने के लिए तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि प्रदेश की जनता त्रस्त हो चुकी है। शेखावत ने कहा कि मुख्यमंत्री ने मुझे एक और उपाधि से नवाजा है। उन्होंने मुझे धोखेबाज कहा है, जबकि सरकार ने प्रदेश के युवाओं के साथ रोजगार देने के नाम पर और किसानों को कर्ज माफी के नाम पर और आमजन को सुरक्षा के नाम पर धोखा दिया है। शेखावत ने कहा कि ERCP के नाम पर भी सरकार ने 13 जिलों के लोगों के साथ धोखा कर रही है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने कहा कि सरकार 4 साल का जश्न किन उपलब्धियों के नाम पर मना रही है, क्योंकि सरकार के कार्यकाल की उपलब्धियों में महिलाओं के साथ बलात्कार के मामलों में बढ़ोतरी, 27,000 हत्याएं, बढ़ता भ्रष्टाचार सहित अन्य मुद्दे शामिल हैं। जो भारत जोड़ने के लिए निकले हैं उनको अपने गिरेबान में झांक करके देखना चाहिए। जिन लोगों ने राजस्थान के 75 लाख किसानों के साथ में धोखा किया 10 तक की गिनती सिखा करके, जिन लोगों ने प्रदेश के करोड़ों युवाओं के साथ में धोखा किया, जिस पार्टी के नेताओं ने और जिस पार्टी के लोगों ने महिलाओं के साथ में विश्वास दिला करके कि हम शांति और कानून का राज स्थापित करेंगे, धोखा किया। करोड़ों राजस्थानियों को विश्वास में रख करके धोखा देने वाले लोग, और उन 13 जिले जहां ERCP का पानी पहुंचना है, जिस ERCP को हमने वो राष्ट्रीय परियोजना की मांग करते थे, हमने उसको नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान जो नदी जोड़ने का है उसके प्रायोरिटी लिंक्स जो देश के 5 प्राथमिकता से जिन पर काम होगा उसमें सम्मिलित कर दिए। जहां भारत सरकार के अनुदान की राशि राष्ट्रीय परियोजना में 60% होती है, इसमें 90% तक हो सकती है। और जो परियोजना बनाई गई है उसकी लागत जो है 40,000 करोड़ की जगह केवल 21,000 22,000 करोड़ होती है। आधी कीमत में केवल 10% राज्य के साइड के खर्चे से ही योजना पूरी हो सकती है। उस योजना को पूरी करने के बजाय 13 जिलों के सूखे कंठों पर राजनीति करने वाले और उनको धोखा देने वाले मुझे धोखेबाज कह रहे हैं। और 4 साल का जश्न मना रहे हैं जहां भोंगरा में चिताएं अभी आग बुझ नहीं रही है। पता नहीं किस चीज का जश्न मनाने के लिए वो एकत्रित हुए और उस जश्न में जिस तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं, भारत जोड़ो के नाम पर जिस तरह के डांस प्रोग्राम अल्बर्ट हॉल में किए जा रहे हैं, किस तरह की वेशभूषा के साथ में किए जा रहे हैं। राजस्थान जैसा प्रदेश जो सतियों और सूरमाओं का प्रदेश था, उस प्रदेश को अपमानित और कलंकित करने का काम जिन्होंने किया, वो लोग अपने जश्न मना रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या वो जश्न उस टिप्पणी का है जो टिप्पणी शांति धारीवाल ने राजस्थान के मर्दों को लेकर के की थी? राजस्थान में बलात्कार इसलिए होते हैं कि राजस्थान में मर्द बहुत हैं। यह वो जश्न इस बात का है कि राजस्थान में 7,000 से ज़्यादा लोगों की, निर्दोष लोगों की हत्याएं पिछले 4 साल में हुई। यह जश्न इस बात का है कि राजस्थान में 27,000 महिलाओं के साथ में बलात्कार हुआ है। यह जश्न इस बात का है कि राजस्थान में हज़ारों भ्रष्टाचारी जो हैं उनको आपने पुलिस और ACB के द्वारा पकड़े जाने के बाद में भी संरक्षण प्रदान करते हुए उनके खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति प्रदान नहीं की है। या ये जश्न इस बात का है कि भारत सरकार द्वारा जितना राज्य ने मांगा उससे ज़्यादा खाद उपलब्ध कराने के बावजूद भी राजस्थान में किसान आप कुप्रबंधन के कारण से, कालाबाजारी के चलते जिस तरह से पंक्तियों में खड़े हैं। कल मैं उदयपुर में था, 1000 किसान लाइन में यूरिया की दुकान के सामने खड़े थे। क्या उन किसानों को जो पीड़ा भोगनी पड़ रही है उसका जश्न है? ये जो कालाबाजारी और भ्रष्टाचार से जो पैसा अर्जित किया है और सरकार के धन को, जनता के धन को इस जश्न पे खर्च करने के बजाय भोगरा के पीड़ितों को दिया होता तो शायद जनता आपके इन कुकृत्यों के लिए आपको कहीं माफ़ कर देती। अब आपको माफ़ी नहीं मिलने वाली है। राजस्थान की जनता एक एक दिन गिन करके इंतजार कर रही है। चौथा जश्न मनाइए और 5वें साल में आप मातम मनाने की तैयारी कीजिए। 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान विश्व प्रसिद्ध लोंगेवाला की लड़ाई में अपनी बहादुरी के दम पर दुश्मन के सैनिकों पर कालबन टूट पड़ने वाले BSF के जवान
भैरव सिंह ने आज जोधपुर के एम्स अस्पताल में अंतिम सांस ली। जोधपुर जिले के सोलंकिया तला गांव निवासी भैरव सिंह वर्ष 1987 में बीएसएफ से रिटायर्ड हुए थे। सीने में दर्द व बुखार के चलते वह पिछले कुछ दिनों से एम्स अस्पताल में भर्ती थे, जहां चिकित्सक लगातार उनका इलाज कर रहे थे, परंतु सोमवार सुबह चिकित्सकों के अथक प्रयासों के बाद भी भैरव सिंह को वो नहीं बचा सके और उन्होंने अंतिम सांस ली। के 5 मिनट पे अपने अंतिम सांस ली थी और भैरव सिंह ने 1971 में लड़ाई वाला ने वहाँ युद्ध लड़ा था, लेकिन फिल्म में बॉर्डर फिल्म इनको मर्द घोषित किया था शहीद, लेकिन ये जिंदे हैं, अपने शहादत दी और बहुत सम्मान के साथ में अभी मंडोर बीएसएफ ऑफिस में जाएंगे, वहाँ बड़े अफसरों के साथ में सम्मान के साथ में रवाना करेंगे सोलंकिया गाँव। मेरा नाम भगत सिंह सेतरावा। आप क्या लगते हैं? मेरे पड़ोसी चाचा हैं। एम्स अस्पताल में अंतिम सांस लेने के बाद शहीद भैरव सिंह के शव को राष्ट्रीय सम्मान के साथ बीएसएफ हेडक्वार्टर ले जाया गया, जहां उनके शव को उनके पैतृक गांव सोलंकिया तला गांव में ले जाया गया, जहां उनका ससम्मान अंतिम संस्कार किया जाएगा। शहीद भैरव सिंह ने बताया कि जिस तरह उनके पिताजी ने बहादुरी के साथ बॉर्डर पर दुश्मनों से जंग लड़ी थी, वैसे ही पिछले 5 दिनों से वह बीमारी से भी जंग लड़ रहे थे, लेकिन जीवन की यह लड़ाई वो हार गए और उन्होंने सुबह अंतिम सांस ली। कैसे, किस बीमारी से बीमार थे, किस तरह से आपने उनको बचाने की कोशिश की? जी, उनको अचानक चाय पीते पीते ही ब्रेन का अटैक आया और तुरंत हम यहाँ लेके अस्पताल में पहुँच गए उन्हें, और 5 दिन तक बिल्कुल उन्होंने जिस प्रकार लोंगेवाड़ा युद्ध में दुश्मनों का सामना किया, उसी प्रकार बीमारी से सामना किया, लेकिन अभी तक उनको हम नहीं बचा पाए। गुड जय हिंद। ठीक है सर। अभी हमारे बीच में हमारा बीएसएफ पूरे भारतवर्ष का वीर योद्धा नहीं रहा। मेरे पास बहुत शब्द नहीं है इस बेला में बोलने के लिए, तो दुख हम सबको हुआ है। कई दिन से बीमार थे और इस उम्र में होते हुए भी वो हमारे पास, सब लोगों के पास लोंगो वाला तनों में आते जाते रहे। उनका जाना बहुत दुखद है। इस तरह से जोधपुर के सांगरिया औद्योगिक क्षेत्र में सोमवार सुबह एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग आस पड़ोस के फैक्ट्रियों में भी फैल गई। विवेक विहार थानाधिकारी दिलीप खदाम ने बताया कि दोपहर 12 बजे सूचना मिली कि सांगरिया इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित एक केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई। इस पर दमकलों को सूचना दी गई, जिसके बाद दमकल ने मौके पर पहुंच आग पर काबू पाने के प्रयास किए, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि आस पड़ोस की 3-4 फैक्ट्रियों में भी आग फैल गई, लेकिन समय रहते आस पड़ोस की फैक्ट्री में लगी आग पर काबू पा लिया गया। अग्निशमन अधिकारी ने बताया कि करीब 1 बजे आग की सूचना मिलने पर दमकलों को मौके से रवाना किया गया, जहां एक फैक्ट्री के गोदाम में आग लगी थी। उन्होंने बताया कि नगर निगम और रीको के 1 दर्जन से अधिक दमकलें मौके पर पहुंची और 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। ऐसा बताया जा रहा है कि किसी शॉर्ट सर्किट की वजह से यह आग लगी थी। हाँ सर। सांगरिया रिको जो विवेक विहार थाना हल्के में है, वहाँ पर आज केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई, तो जहाँ पर फिर बाद में तुरंत इतला में पुलिस पहुँची, फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। फायर ब्रिगेड की काफ़ी 10-12 दमकलें यहाँ लगी हुई है और वहाँ पे फोम और बाकी जो पानी की जो भी है दमकलों से जो आग बुझाई जा रही है। साइड की फैक्ट्रियों में भी आग लग चुकी थी, 3-4 फैक्ट्रियाँ और थी, लेकिन उसको हमने प्रयास करके बुझा लिया। और अभी ये जो फैक्ट्री केमिकल फैक्ट्री है, अभी आग जारी है, लेकिन इसको बुझाने का प्रयास जारी है। कोशिश है हमारी जल्दी से जल्दी इसको बुझा देंगे। हाँ सर, बताइए। देखिए, जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे दोपहर लगभग करीबन 1 बजे आग लगने की जानकारी ज्ञात हुई और पता चला कि एक केमिकल का गोदाम है जो श्याम रसायन के नाम से यहाँ पे अवस्थित है। इस गोदाम में आग लगी थी। इस गोदाम की आग ने पास की 2 फैक्ट्रियों को चपेट में ले लिया था। मुकर वारदात के जैसे ही हमें मालूम पड़ा, 8 फायर ब्रिगेड रवाना की और 8 फायर ब्रिगेड के साथ में हमने इसमें 1000 लीटर फोम भी साथ में रवाना किया और फोम और ये साथ में सारा उपयोग करके बड़ी मुस्तैदी से इसको 2 घंटे में पूर्ण रूप से कंट्रोल कर लिया है। आपका नाम और परिचय? कोई जनहानि नहीं है, किसी तरह की वो नहीं है। मेरा नाम जलक जसिया, मुख्य अग्निशमन अधिकारी। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जारी रहेगा खबरों का सिलसिला। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ईश्वर की भक्ति, प्रभु की आराधना, अब होगी दिन की शुरुआत सरिता जोशी और अजय पुरोहित के साथ। देखिए भक्ति प्रवाह
हर रोज सुबह 6 बजे। हजारों में सिर्फ उन्हीं की बात होगी जब सितारों से मुलाकात होगी। खुलेंगी कुछ बातें और कुछ राज जब गुफ्तगू आपके साथ होगी। मैं शिवानी लेकर आ रही हूँ बर्थडे स्पेशल, जिसमें मैं आपको बताऊंगी आपके ही पसंदीदा कलाकारों के बारे में। एक ऐसा प्रदेश जहां वीरों ने अपने खून से लिखा इतिहास, एक ऐसा प्रदेश जहां आज भी सुनाई जाती है वीरों की गाथाएं, एक ऐसा प्रदेश जहां के दुर्ग खुद बताते हैं यहां का इतिहास। द न्यूज बोर्ड पर देखिए गौरव राजस्थान का, हर सोमवार दोपहर 1 बजे। एक सितारा जिसने किया करोड़ों लोगों के दिलों पर राज, अपनी कलाकारी से कभी रुलाया तो कभी हंसाया, रंगमंच की दुनिया में जिसने की खूब अपनी जिंदगानी। द न्यूज बर्ड पर जानिए ऐसे ही सितारों की कहानी, अर्पिता की जुबानी। हेल्थ से जुड़े हर विषय पर होगी सीधी बात। देखिए टॉक फॉर हेल्थ, जहां होंगे मेडिकल एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स और स्पेशलिस्ट जो आपको देंगे सही राय और सही सलाह। टॉक फॉर हेल्थ हर गुरुवार दोपहर 1 बजे। जनता से जुड़ी हर खबर, खबरों से जुड़ा हर सच, हर मुद्दे पर होगी हमारी नजर। हम आपको बताएंगे खबरों के पीछे का सच। हम आपको सुनाएंगे भीड़ में दब रही आवाज। जनता के घरों से सरकारी गलियारों तक। द न्यूज बर्ड, आपके बीच आपकी आवाज। और ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। टोंक के मालपुरा के बीजेपी जिला उपाध्यक्ष रामचंद्र गुर्जर ने मालपुरा एसडीएम रामकुमार वर्मा को चेतावनी देते हुए कहा कि बीजेपी राज में देख लेंगे। दरअसल एसडीएम चैम्बर में दोनों के बीच नोकझोंक हुई। इस दौरान जिला प्रमुख समेत बीजेपी नेता भी उनके साथ मौजूद रहे। दरअसल ज्ञापन देने एसडीएम के पास बीजेपी नेता पहुंचे थे, जहां जन आक्रोश रैली के समापन के बाद भ्रष्टाचार और अन्य मुद्दों पर ज्ञापन सौंपा गया। धौलपुर NH 44 पर एक ट्रक ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे मोटरसाइकिल पर सवार व्यक्ति की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। युवक की मौत से गुस्साए लोगों ने नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया। गौरतलब है कि मुक्तिधाम मोड़ के सामने आरटीओ चेकिंग स्थल पर यह घटना हुई थी। स्थानीय लोगों ने आरटीओ चेकिंग टीम पर लापरवाही का आरोप लगाया है। पुलिस की समझाइश के बाद भी लोगों ने शव नहीं उठाया और दोषी पर कार्रवाई की मांग की। भरतपुर के बराखुर गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में लॉयंस क्लब की ओर से सर्दी की यूनिफॉर्म और पाठ्य सामग्री वितरण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि तकनीकी शिक्षा एवं आयुर्वेद राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग रहे। कार्यक्रम के दौरान स्कूल के बच्चों को गर्म पोशाक तथा पाठ्य सामग्री का वितरण किया गया। समारोह के दौरान गर्म वस्त्र पाकर बच्चे खुश होते नजर आए। समारोह को संबोधित करते हुए मंत्री डॉक्टर गर्ग ने कहा कि बच्चों को पढ़ा लिखा कर योग्य बनाना हम सबकी जिम्मेदारी है। सिकर के नानी गांव में अघोषित बिजली कटौती के विरोध में सोमवार से सिकर के नानी बिजली फीडर में ग्रामीणों ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि अघोषित बिजली की कटौती सुबह और शाम के समय भी जाती है, जिसके चलते बच्चों की पढ़ाई भी नहीं हो पा रही है। नानी गांव के ग्रामीण फूलचंद कुमावत ने बताया कि नानी गांव बिजली फीडर पहले सिटी लाइन से जुड़ा हुआ था, जिसे कुछ महीनों पहले वापस ग्रामीण बेल्ट से जोड़ दिया गया। ऐसे में नानी, ढाका सहित कुल 5 गांव अघोषित बिजली कटौती हो रही है। उन्होंने बताया कि शाम के समय बिजली की कटौती होने से घरेलू काम और बच्चों की पढ़ाई तक नहीं हो पा रही है। इस बारे में ग्रामीणों ने कई बार विभाग को अवगत करवाया, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई। ऐसे में आज से फीडर पर यह धरना शुरू किया गया। नानी के ग्राम के लोग इकट्ठा हुए हैं। हमारी सबकी मिलके एक ही मांग है कि इस नानी ग्राम पंचायत को शहरी फीडर से जोड़ा जाए। ये 5-6 महीने से पहले शहरी फीडर से जुड़ा हुआ था, लेकिन 5-6 महीने से ये ग्रामीण क्षेत्र से ग्रामीण शहर से जोड़ दिया गया। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ इन बिजली विभाग और प्रशासन से, क्या नानी के ग्रामवासी
इन्होंने ऐसा क्या कौन सा काम कर दिया जो षड्यंत्र पूर्व है। इस नानी ग्राम को आप ग्रामीण क्षेत्र से जोड़ दिया कि नानी ग्राम शहर के सबसे नज़दीक ग्राम में से है और बाकी वीआईटी के जितने गांव है सब शहरी फीडर से जुड़े हुए हैं। तो एक मात्र नानी ग्राम को ही आपने ग्रामीण क्षेत्र से क्यों जोड़ा? नानी ग्राम के लोगों के साथ में ऐसा भेदभाव क्यों? तो हम सब मिलकर ये चाहते हैं कि नानी ग्राम को वापस शहरी फीडर से जोड़ा जाए। फूलचंद कुमार। सीकर में प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत कच्ची नट बंजारा बस्ती में लोगों को पट्टे नहीं मिलने पर सोमवार को क्षेत्रवासियों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। भाजपा नेता रमेश जलधारी ने बताया कि लंबे समय से इन क्षेत्रवासियों को पट्टे जारी नहीं किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि पट्टा वितरण में भी भ्रष्टाचार की बू आ रही है। इसको लेकर कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा गया। उन्होंने बताया कि कमिश्नर ने आश्वासन दिया है कि वे उनके घरों तक जाकर खुद पट्टे देकर आएंगे और जो भी उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी परिवार की तरफ से जन आक्रोश यात्रा के अंतर्गत हम लोग वार्डों में गए थे और हमने पूरे वार्डों में यात्राएं की। उसमें जनता में जन आक्रोश देखने को मिला। इस आक्रोश के तहत हमने कालबेलिया बस्ती, नट बस्ती, स्वामी बस्ती, अन्य जितनी भी बस्तियां थी उसमें मीटिंग की और उसमें मीटिंग के दौरान हमें ये पता चला कि कालबेलिया बस्ती और नट बस्ती इनके पट्टे अभी तक जारी नहीं हुए, जबकि राज्य सरकार का ये नियम है कि सब गरीबों को पट्टे दिए जाएं और इन्हें मुफ्त पट्टे दिए जाएं। लेकिन सरकार के नुमाइंदे हैं जो बैठे हैं यहाँ कुर्सियों पर और सिर्फ भ्रष्टाचार के अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया है। पट्टों में दलाली कर रहे हैं, बीच में मध्यस्थ पट्टों में पैसे खाने के चक्कर में इनके पट्टे नहीं बनवा रहे हैं। तो हमने ये समस्याएं उठाने का इनका जिम्मा उठाया और इनको पट्टे दिलवाने के लिए हम संघर्षरत हैं और सभी भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से हम इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं और इन्हें जल्दी से जल्दी पट्टे दिलवाएंगे। इनकी जो भी समस्या है इनका निवारण करने की हमारी पूरी चेष्टा रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज का आश्वासन कमिश्नर साहब शशिकांत जी शर्मा ने हमें आश्वासन दिया है कि इन्हें उनके घर में ही जाकर पट्टे वितरित किए जाएंगे और जल्दी से जल्दी 10 दिन में इनको पट्टे दे दिए जाएंगे। ऐसा आश्वासन इन्हें मिला है। भारतीय जनता पार्टी जिला महामंत्री रमेश जलधारी, सीकर। कोटा के सिमलिया थाना क्षेत्र में ईंटों से भरी ट्रॉली पलटने से एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक अन्य घायल हो गया। हादसा रविवार शाम को पोलाई व कराडिया गांव के पास हुआ। सोमवार को पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सुपुर्द किया गया। ऐसा बताया जा रहा है कि अनियंत्रित होकर ट्रॉली पलट गई। ट्रॉली में ईंटें भरी हुई थी। हादसे में मृतक युवा शिव प्रकाश सारोला रहने वाला था। मृतक के पिता धनराज ने बताया कि शिव प्रकाश उसके चाचा के लड़के के साथ रविवार को भूसा भरकर कोटा आया था। वापसी में नांता इलाके की ईंटें भरकर गांव लौट रहा था। ट्रैक्टर को उसके चाचा का लड़का चला रहा था। शिव प्रकाश ट्रॉली में ही ईंटों पर लेटा हुआ था। अचानक पोलाई व करालिया के बीच ट्रॉली पलट गई। शिव प्रकाश ईंटों में दब गया। एम्बुलेंस की मदद से उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। मेरा लड़का का शिव प्रकाश नाम था। ये काश्तकारी करता था। अरे सरसों का कोटा गाना भूसा लेके कोटा आया था। अच्छा। और काका जी का लड़का गाड़ी ट्रैक्टर चला रहा था। ठीक है। और मेरा लड़का को ट्रॉली में सुला दिया। ठीक है। ट्रॉली अचानक कैसे भी पलटी खा गई। ये ईंटों के नीचे दब गया। तो ये क्या लेके रहा था ट्रॉली में? ट्रॉली में ईंट भर के लेके जा रहा था कोटा से। कहाँ पलटी? ये करड़िया पुले के बीच। किसकी डेथ हुई? तो शिव प्रकाश की डेथ हो गई और ड्राइवर घायल है? नहीं है, ड्राइवर तो घर पे है। ठीक है। क्या नाम तुम्हारा? मेरा नाम धनराज। पोलाई क्या हुई थी, ट्रॉली पलटी खाई गई थी, ईंटों से भरी हुई थी। अच्छा। कौन था ये? इनके परिवार का ही था। मृतक का क्या नाम है सर? शिव प्रकाश मीणा, निवासी सारोला। पिताजी का क्या नाम था इसके? इसके पिताजी का नाम धनपाल। क्या करता था? ये कोटा से ये बेच के जा रहे थे कोई ये कोटा, तो इधर से ट्रॉली भर ईंटें भर गई थी। तो पलटी खिला दी उन्हें, शराब पी रखी थी उसने। अच्छा, शराब पी रही। शराब के नशे में हुआ है। हाँ। तो जो ड्राइवर था उसकी हालत कैसी है सर? ड्राइवर की हालत तो क्या, थोड़ी बहुत चोटें आई जो उसके। तो ट्रॉली में कितने लोग सवार थे? वही था, इसका इनका लड़का ही था, मृतक शिव प्रकाश। क्या करता था ये? गांव में खेती है, काम करता है और करता है।
आज पोस्टमार्टम की कार्रवाई करवाई। हाँ पोस्टमार्टम। आपका नाम और पद बता दें। कैलाश चंद, हेड कांस्टेबल थाना सिमने से। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। मंत्री शेखावत ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, 4 साल का जश्न मनाने वालों को 5वें साल में मातम मनाने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। 1971 की लड़ाई में अपनी बहादुरी का परिचय देने वाले नायक भैरव सिंह ने जोधपुर के एम्स हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली। भूंगरा गैस हादसे में सरकार द्वारा मृतकों के परिवारों को 17 लाख आर्थिक सहायता एवं संविदा पर नौकरी देने की गई घोषणा। सांगरिया औद्योगिक क्षेत्र में केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, और खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए द न्यूज बज के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।